नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। पॉलिटिकल साइंस नेट के लिए प्रीवियस पेपर्स लगातार आ रहे हैं इस चैनल पर। आप सभी को अच्छे भी लग रहे हैं और आप प्रशंसा भी कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। कई दोस्तों का ये कमेंट था कि 2018 के पेपर को लेके आइए, नए पेपर भी करवाइए। तो देखिए, ये 2018 का ही पेपर है आपका। कब का है? जुलाई 2018 का ये पेपर है, जिसे मैं आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ। ठीक है, तो प्रश्नों को एक एक करके हम यहाँ पे देखेंगे, क्या उनके आंसर्स हैं। पूरे वीडियो को देखा कीजिए ताकि आपको हेल्प मिल सके। साथ में वीडियो को शेयर कर दिया करें जब वीडियो समाप्त हो जाए, या फिर आप देखना बंद कर दें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आपका कौटिल्य के ऊपर कि कौटिल्य की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं पता करना है हमें। आंसर इसमें मैं बता देता हूं। उन्हें नीति शास्त्र परंपरा का संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है। ये यहाँ पर कौटिल्य के बारे में सही नहीं है। सही क्या है वो देख लीजिए एक बार, कि वे राजनीतिक अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उन्होंने राजनीति के एक ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो राज्य व्यवस्था के प्रत्यक्ष व्यवहारिक सरोकारों से संबंधित था। पहली बार उन्होंने भारत में एक सुदृढ़ राजनीतिक नियंत्रण की जरूरत पर जोर दिया। ये तीनों कथन कौटिल्य से संबंधित है और सही है। कौटिल्य ने एक ग्रंथ लिखा था, राजनीतिक ग्रंथ था हालांकि वो, लेकिन उसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र। क्या था? अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र से नाम से प्रतीत होता है जैसे ये किसी आर्थिक गतिविधि पर लिखा गया ग्रंथ हो, इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए ग्रंथ हो, व्यवसायिक गतिविधियों के लिए हो। लेकिन ये एक राजनीतिक ग्रंथ था जिसके अंदर बताए गए थे कि एक राजा को अपने शासन में क्या क्या चीज़ें लागू करनी चाहिए कि उसका शासन लंबे समय तक चले, सही तरीके से चले, प्रजा भी सुखी रहे, राजा भी सुखी रहे। बहुत सारे उसमें ऐसे नियम दिए गए थे। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अर्थशास्त्र और कौटिल्य से रिलेटेड चीज़ों को एक बार पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से यह किसने कहा या किसका कथन है कि रिपब्लिक इस कारण से एक आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता कि यह एक रोमांस है, बल्कि प्लेटो चाहते थे कि यह भलाई के विचार पर एक वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत बने। प्लेटो का ग्रंथ था रिपब्लिक। रिपब्लिक के बारे में ये बात किसने कही? ये आंसर है यहाँ पर डनिंग ने। ये डनिंग का कथन है, रिपब्लिक के लिए इन्होंने कहा था। और रिपब्लिक किसका ग्रंथ है? प्लेटो का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? प्लेटो का। चलिए प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने कहा कि काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है? काल के क्रम में राज्य जो होता है परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आता है। यदि प्रकृति की बात करें तो राज्य जो है वो व्यक्ति और परिवार से पहले आएगा, और यदि इनके कालक्रम की बात करें तो राज्य परिवार और व्यक्ति के बाद में आता है। ये कथन किसका है? ठीक है, तो ये है दोस्तों यहाँ पर अरस्तु का, एरिस्टोटल का। इनके ये विचार थे कि राज्य नामक जो संस्था है वो यदि कालक्रम में देखें तो पहले कौन? पहले व्यक्ति, फिर परिवार, जो भी मान लीजिए, इसके बाद में राज्य आता है। लेकिन यदि हम प्रकृति के क्रम में देखते हैं तो राज्य जो होता है वो पहले आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 4, लोक के लिए निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संविदा की दृष्टि से सही नहीं है? सामाजिक संविदा, ठीक है, संविदा एक बार किए जाने पर अपरिवर्तनीय हो जाती है। संविदा एक बार किए जाने पर अपरिवर्तनीय हो जाती है। संविदा जिसके प्रति हर एक पीढ़ी को सहमति नहीं देनी चाहिए। संविदा जिसमें व्यक्ति के कुछ एक अधिकार छोड़ देते हैं जो वे प्रकृति की स्थिति में रखते हैं। संविदा प्रकृति के नियम पर विराम नहीं लगाती। तो यहाँ पर जो सही नहीं है वो प्रतीत हो रहा है ऑप्शन नंबर 2 यानी बी। यहाँ पे ये सही नहीं है लोक के संविदा, सामाजिक संविदा के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, प्रश्न नंबर 5, रूसो के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? रूसो के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो सबसे पहले आंसर देख लीजिए, गौरव तर्क को उत्प्रेरित नहीं करता। गौरव तर्क को उत्प्रेरित नहीं करता।
तो कौन कौन से हैं रूसो से संबंधित? व्यक्ति के आत्म प्रेम जो उसकी वास्तविक जरूरत की पूर्ति करता है, सिर्फ गौरव बनने के लिए वर्ण करने के निमित्त है, गौरव सहानुभूति से असंगत बन जाता है, गौरव से सभी बुराई उत्पन्न हुई। तो ये तीनों रूसो से संबंधित हैं, जबकि ये जो लास्ट वाला है ये रूसो से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 6, काफ़ी प्रश्न जो होते हैं काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं कई, ठीक है। प्रश्न नंबर 6, अभिकथन और कारण दे रखा है, इसे हमें राइट कूट का चयन करना है। अभिकथन या कथन क्या है? जेएस मिल के लिए इच्छा शक्ति राज्य सहित सभी संस्थाओं का आधार है। इच्छा शक्ति की बात की गई है। कारण, इच्छा शक्ति न केवल संख्या पर निर्भर है बल्कि इसका एक गुणवत्ता परक आधार है, और वह है इच्छा शक्ति जो संस्थाओं को बनाती है, विश्वास का रूप ले लेती है, ठीक है। तो जेएस मिल की इच्छा शक्ति पर बात की गई है, नीचे इच्छा शक्ति के बारे में ही बताया गया है। तो यहाँ पर 6th में जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 7, थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करूँगा। कूट 1 और कूट 2 इनको हमें क्या करना है? यहाँ पर मिलाना है सही तरीके से। एक तरफ स्रोत है, दूसरी तरफ उनके विचार हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 या बी, ठीक है। अभी इसे हम मिलाते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं जैन धर्म। जैन धर्म का जो प्रमुख विचार है दोस्तों वो है अहिंसा पर बल देता है। ओके जी, क्लियर हुआ, अहिंसा पर बल जैन धर्म। वैष्णव धर्म की बात करें तो दृष्टिकोण की विश्वजनीनता पर ये इनका विचार है। रस्किन और टॉलस्टॉय की यदि बात करते हैं तो ये औद्योगिक सभ्यता और निश्चेष्ट प्रतिरोध के विचारों के लिए तिरस्कार की बात करते हैं। और प्लेटो फिर लास्ट आदर्शवाद और नैतिक मूल्यों के लिए चिंता। ये इनके विचार हैं, ये स्रोत हैं और ये प्रमुख विचार हैं। आपस में इनको क्या करना था? मिलाना था। ये राइट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने साप्ताहिक पत्रिका कर्मयोगी और धर्म को शुरू किया था? बड़ा ही सरल प्रश्न है, आसान प्रश्न है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? अरविंदो ने, ठीक है। प्रश्न नंबर 9, कथन और कारण है, देखते हैं इसमें क्या आंसर है। कथन है एम.एन. रॉय ने मार्क्स के इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या को स्वीकार नहीं किया। कारण है इसमें निर्धारणवाद और आदर्शवाद का तत्व था, ठीक है। तो इसमें देखिए एम.एन. रॉय ने मार्क्स के इतिहास के भौतिकवाद व्याख्या को स्वीकार क्यों नहीं किया? क्योंकि इसमें निर्धारणवाद और आदर्शवाद का क्या था? तत्व था। तो ये कूट ए जो है यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 10, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने कहा मेमनों से ऊन कतर लिए गए हैं और वे सर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे हैं? राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में ये एक मतलब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है ये। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का ये कथन है कि मेमनों से ऊन कतर लिए गए हैं और वे सर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है उसको हमें चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के हिसाब से यहाँ पर होता है कि ये सही नहीं है। बाकी पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत अनुशासनमूलक और मानकीय है, बिल्कुल। परंपरावादी और आधुनिक, व्यवहारवादी, उत्तर व्यवहारवादी, ये सारे टॉपिक्स मैंने करा रखे हैं। व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत एकरूपता और नियमितताओं से जुड़ा हुआ है। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत कार्रवाई और से संगतता से जुड़ा हुआ है। और क्या सही नहीं है? उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत समग्रात्मक नहीं है। समग्रात्मक नहीं होता तो फिर व्यवहारवादी की जगह उत्तर व्यवहारवादी क्यों आता? ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है? गलत है, मतलब ये ऑप्शन 11वें का जवाब है। प्रश्न नंबर 12, आइजा बर्लिन का निम्नलिखित में से कौन सा तर्काधार राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक दर्शन के पुनरुत्थान के संदर्भ में सही नहीं है? तो यहाँ पर आइजिया बर्लिन के लिए ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, ये सही नहीं है। उन्हें राजनीतिक सिद्धांत दर्शन के पुनरुत्थान के प्रति संदेह था, ये यहाँ पे सही नहीं है। बाकी राजनीति समाज में विद्यमान रहती है जहाँ उद्देश्य टकराते हैं। उदारवादी व्यवस्था में राजनीतिक सिद्धांत का कभी भी अंत नहीं हो सकता।
ये एक पेपर हमने सोल्व किया था पहले, उसमें भी राजनीतिक व्यवस्था के पतन की बात ये नहीं करते थे। आइजिया बर्लिन, आपको ध्यान आ गया होगा, ठीक है। और राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए पक्के अनुभववादियों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है कि जिन्होंने क्लासिक परंपरा को प्रतिस्थापित किया। आदमी के जिज्ञासु और तर्क संगत परीक्षा के परिणाम स्वरूप राजनीतिक सिद्धांत का अस्तित्व बना रहेगा। तो अस्तित्व बना रहेगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ये लगातार 2 पेपर हमने सोल्व किए, एक पुराना काफी और एक ये 2018 का, जिसमें ये प्रश्न सामने आ गया अलग तरीके से, ठीक है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने समाज के परस्पर फायदे के लिए एक सहकारी उद्यम कमोबेश आत्मनिर्भर और अवश्यतया नियमों के द्वारा शासित के रूप में परिकल्पना की? ठीक है, तो ये आंसर है यहां पर जॉन रॉल्स। समाज के परस्पर फायदे के लिए एक सहकारी उद्यम कमोबेश आत्मनिर्भर और अवश्यतया नियमों द्वारा शासित के रूप में परिकल्पना की थी जॉन रॉल्स ने, ठीक है। प्रश्न नंबर 14, यदि वीडियो नोट आपको पसंद आता है, हमारा काम पसंद आता है, तो आप हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं वीडियो को लाइक करके। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने आलेख द जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स लिखा? काफ़ी नया प्रश्न है, ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो ये देखिए, इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका है आर नोजिक। आर नोजिक की लिखी हुई है द जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स, जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स, नॉट नोजिक, ठीक है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन समुदायवाद के प्रतिपादक नहीं है? तो 3 तो हैं और एक नहीं है। जो नहीं है उसे हमें पकड़ना है दोस्तों, वो है आपका फ्रेडरिक हाइक। बल्कि एलिस डेयर, मैकिन्टियर, माइकल सैंडेल और माइकल वॉल्जर, ये सारे हैं। फ्रेडरिक हाइक इसके अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की विशेषताएं हैं? इसमें से लोकतंत्र की विशेषताएं कौन सी है, उस ग्रुप को, उस कूट को हमें सही उत्तर के रूप में चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है जी, ए बी सी डी सारे ही हैं। जैसे लोकतंत्र के लिए राजनीतिक समानता अपेक्षित है, सभी नागरिकों को निर्वाचन में खड़े होने का हक है, चाहे उनकी नस्ल, लिंग, रंग, धर्म कुछ भी हो, सभी नागरिकों के पास एक मत अवश्य होगा, सर्वसुलभ वयस्क मताधिकार, राजनीतिक समानता का अर्थ एक व्यक्ति एक मत एक मान है, ठीक है। तो चारों ही चीजें वर्तमान में भी सही प्रतीत हो रही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 14 दे रखा है, 17 दे रखा है, सॉरी, यहाँ पर इसे हमें कूट के रूप में चयन करना है, एक तरफ लेखक दूसरी तरफ पुस्तक, ऐसे प्रश्न तो आते ही हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि राइट आंसर कौन सा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही इसमें राइट है। चलिए अब मिला देते हैं। ब्रिया बेरी से जो संबंधित किताब है दोस्तों वो है द लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस, द लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस, सुसन मोलर ओकिन, इससे संबंधित किताब है दोस्तों जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली। अमर्त्य सेन की किताब है आइडिया ऑफ जस्टिस, और टॉम कैंपेबल की जो किताब बची वो है जस्टिस, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 मार्क्स के ऊपर है। मार्क्स के अधिशेष मूल्य सिद्धांत की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? अधिशेष मूल्य सिद्धांत की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं, उस कूट को हमें क्या करना है, चयन करना है। तो यहाँ पर ए, बी और डी ये जो है मार्क्स के अधिशेष मूल्य सिद्धांत से संबंधित विशेषताएं। जैसे यह रिकार्डो के सिद्धांत का विस्तारित रूप है, और श्रम शक्ति श्रमिक की मस्तिष्क, मांसपेशी और तंत्रिका के बराबर होती है। और फिर लास्ट वाला, उत्पादन में जितने श्रम घंटे कामगार को उतनी संख्या अनुपात में अवश्य भुगतान किया जाना चाहिए। ये मार्क्स के अधिशेष मूल्य सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी सिद्धांत में लेनिन का योगदान है? कौन से मार्क्सवादी सिद्धांत में लेनिन का योगदान है? इसमें भी कूट दे रखे हैं नीचे, उनका चयन करना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, मतलब सर्वहारा के अग्रदल के रूप में पार्टी का उनका सिद्धांत जो क्रांति के पहले और बाद दोनों में जनसाधारण का मार्गदर्शन करता है। पूंजी सी, दुनिया के पहले सर्वहारा राज्य में पुनर्निर्माण के लिए उनका विचार। और फिर डी हो जाएगा क्रांति की रणनीति और दांव पेच का उनका सिद्धांत। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन एक विचारधारा की विशेषता नहीं है? कौन सी एक विचारधारा की विशेषता नहीं है, इसे हमें यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है राइट वो है ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं कौन कौन सी हैं। पहले
विचारधारा की विशेषता, एक राजनीतिक आस्था प्रणाली होती है, राजनीतिक विचारों का एक कार्रवाई उन्मुख समुच्चय होता है और एक खास सामाजिक वर्ग और सामाजिक समूह का वैश्विक नजरिया होता है। जैसे आज डिफरेंट डिफरेंट राजनीतिक विचार पाए जाते हैं, उसी के अनुरूप है ये सारे कथन। और वे राजनीतिक विचार जो वर्ग या सामाजिक हितों को समाविष्ट या व्यक्त नहीं करते, तो ऐसी तो कोई विचारधारा होती नहीं है। तो यहाँ पर ये वाला सही नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर टिक कर देंगे। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किसने तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दलों, हितों और नेतृत्व संरचना से प्रमुख रूप से संबंधित होने के रूप में दी थी? दलों, हितों और नेतृत्व संरचना में प्रमुख रूप से संबंधित होने के रूप में तुलनात्मक राजनीति के रूप में परिभाषा किसने प्रस्तुत की थी? तो राय, सी, मैक्रिडीस और वार्ड ने। ठीक है। प्रश्न नंबर 22, द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, लेखक काफ़ी पूछे गए हैं। तो जीन ब्लॉन्डेल इसके पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 23 पर चलिए, क्या कहता है आपका प्रश्न नंबर 23? कथन और कारण है, पढ़ेंगे। तुलनात्मक राजनीति के सिस्टम के सिद्धांत से साम्यता बनाए रखने के लिए आगम संरचना और निगम संरचना के मध्य संतुलन की मान्यता दी गई है। सिस्टम के सिद्धांत की आलोचना यथापूर्व स्थिति परक निर्देश के रूप में की जाती है। तो यहाँ पर कथन और तर्क दोनों के अंदर हम देखेंगे कौन सा कूट यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। प्रश्न नंबर 24, देखिए इस 24 के ऊपर बोनस मिला था, तो इसे पढ़ने से कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि नीचे जो दिए गए हैं सारे ये यहाँ पे सही साबित नहीं होते प्रश्न में। तो चलिए नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो युग्म सुमेलित नहीं है उसे डायरेक्ट हम टिक करते हैं। तो ये सुमेलित नहीं है साहब, सुमेलित नहीं है, सी। ठीक है। बाकी चार्टिस्ट आंदोलन, इंग्लैंड में पौरुष मत संग्रह की मांग, फिलाडेल्फिया अभिसमय, संयुक्त राज्य अमेरिका में आज़ादी की घोषणा और संविधान पर हस्ताक्षर किया जाना, 1832 का सुधार अधिनियम, ब्रिटेन की निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन। ये यहाँ पे मेफ्लावर समझौता है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका दास्ता उत्पादन, ये यहाँ पे सही मैच नहीं है। प्रश्न नंबर 26, अभिकथन और तर्क फिर से, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात बहुत से अफ्रीकी एशियाई राष्ट्र स्वतंत्र हो गए। आर्थिक विकास नहीं होने के कारण उनकी स्वतंत्रता यथार्थपरक होने की बजाय अधिक औपचारिक की ओर प्रवृत्त होने लगी। ठीक है, ये आपका प्रश्न है 26वां। तो इसमें कथन और कारण हमने दोनों, कथन और तर्क दोनों को पढ़ा। राइट ऑप्शन इसमें यही आएगा, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता। प्रश्न नंबर 27 पे चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है डायरेक्टली हम उसको हिट करेंगे सबसे पहले। तो ऑप्शन नंबर बी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे, एमपी हंटिंगटन, ये सुमेलित नहीं है। जबकि पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूटी एंड चेंज, पीटर एच मर्केल, द मैन ऑफ द हॉर्सबैक, सैमुअल फाइनर, और मॉडर्न पॉलिटिक्स सिस्टम एशिया, आर.सी. मैक्रिडीज। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 28, किसी क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सही है? सही है उसे पहचानना है। नीचे कूट दिए हुए हैं, नीचे क्या दिए गए हैं? कूट दिए गए हैं। तो ए बी सी डी सारे ही, संविधान में परिवर्तन होता है, एक शासक वर्ग दूसरे शासक वर्ग द्वारा प्रतिस्थापित होता है, राजनीतिक संस्थाओं रूप में भेद, और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं में मौलिक परिवर्तन। प्रश्न नंबर 29, सरकार की एकात्मक प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन यहाँ पे सही है? तो ए बी सी डी चारों ही कथन सही हैं। यह राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने में सर्वाधिक प्रभावी है एकात्मक प्रणाली। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से शक्ति स्थानीय इकाइयों में प्रत्यायोजित की जाती है। इसमें एकल विधि निर्माण निकाय होता है। स्थानीय प्रशासनिक इकाइयाँ संविधान से अपनी शक्ति नहीं प्राप्त करती। ठीक है, एकात्मक प्रणाली में। प्रश्न नंबर 30, अमेरिकी संविधान के किस संशोधन में विधायी और कार्यकारी कृत्यों की न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में विधि की सम्यक प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? इसमें जो आपका राइट है वो है बी और सी, मतलब 5वां संशोधन और 14वां संशोधन। 31वां, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है हम उसे टिक करेंगे। तो बी सुमेलित नहीं है जी।
बाकी प्रशासनिक विधि फ्रांस, सीनेट सभा में राज्यों का एक समान प्रतिनिधित्व यूएसए और विधि का शासन इंग्लैंड। ठीक है, न्यायाधीशों का आजीवन नियुक्त ये स्विट्जरलैंड से संबंधित नहीं है। 32वां, चलिए 32, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक विकास की व्याख्या प्रशासनिक और विधिक विकास के रूप में की? तो मैक्स वेबर। राजनीतिक विकास की व्याख्या प्रशासनिक और विधिक विकास के रूप में मैक्स वेबर ने की थी। 33, कथन क्या है देखिए, लोकतांत्रिक प्रणाली में सभी व्यक्तियों को एक समान माना जाता है, यह आम आदमी की सरकार का द्योतक है। आम धारणा है कि सरकार ज़्यादातर शक्ति अभिजन के नियंत्रण और प्रबंधन में कार्य करती है। ठीक है, तो यहाँ पर 33, इसके अंदर कथन तो दोनों सही है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आर ए की व्याख्या नहीं करता। प्रश्न नंबर 34, मैक्स वेबर के नौकरशाही के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो कथन सही है हमें उसे टिक करना है। ठीक, जो कथन सही है तो यह युक्ति युक्त विधिक प्राधिकार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही सिद्धांत के बारे में सही कथन है। इसमें कूट चयन करना है, हमें कूट चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी ए बी सी सारे पढ़ने पड़ेंगे। तो बी तो है ही, और ए यह नियम आधारित युक्ति संगत नियंत्रण का लोहे का पिंजरा है, और सी नौकरशाही में मेधा रूप के रूप में ज्ञान के माध्यम से प्रभुत्व अभिप्रेरित है। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ उनकी कृतियां हैं, इन्हें हमें मिलान करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही है। चलिए जल्दी से मिलान करते हैं। रॉबर्ट डहल की किताब है पॉलियोर की पार्टिसिपेशन एंड अपोजिशन। एमएस लिपसेट की किताब है दोस्तों पॉलिटिकल मैन। स्कमिट कार्ल की जो बुक है वो है आपकी लीगैलिटी एंड लेजिटिमेसी। और रोजर चार्ल्सटन की किताब है आपकी पॉलिटिकल रियलिटीज कंपैरेटिव गवर्नमेंट। चलिए प्रश्न नंबर 36 पर चलिए। कथन और कारण। राष्ट्रपति शासन प्रणाली में पूर्ण कार्यकाल के लिए स्थायी शासन व्यवस्था का उपबंध है। राष्ट्रीय शासन प्रणाली में शक्ति का अभिकेंद्रण अंतर्जात है। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। प्रश्न नंबर 37, इसमें भी हमें कूट चयन करना है। क्रांति दे रखी है और उससे संबंधित आगे तथ्य दे रखे हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन है ए, मतलब इस्लामिक क्रांति से संबंधित है, ईरान में चलाया गया आधुनिकीकरण विरोधी आंदोलन। रूसी क्रांति है जी, इसका नेतृत्व बोल्शेविक पार्टी के द्वारा किया गया था। गौरवपूर्ण जो क्रांति है ये आप सभी को विदित है, इंग्लैंड में तख्ता पलट हुआ था। और अति नैतिक जो क्रांति है ये बचा आपका चार्ल्स द्वितीय की यादृच्छिक शक्ति को परिसीमित करने के लिए 1649 की क्रांति। ठीक, चलिए 38वां देखिए। आधुनिकीकरण को सामान्यतः निम्नलिखित में से किसके सादृश्य माना जाता है? किसके सदस्य माना जाता है? कूट दिए गए हैं नीचे। तो 38 में आपका सारे ही हैं। तो पश्चिमीकरण, यूरोपीयकरण, राष्ट्र राज्य तंत्र का उदय, औद्योगिकरण, ये आधुनिकीकरण के सादृश्य हैं। ठीक है। 39, मीडिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान पूर्वक विचार कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। तो सही कूट है ए बी डी। जैसे समकालिक लोकतंत्र में प्रिंट मीडिया की भूमिका हाशिए पर आ गई थी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका निर्णायक हो गई थी। और मीडिया के अभिकरण औद्योगिक और कॉरपोरेट समूह के नियंत्रण में रहते हैं। ठीक, ये तो नहीं है, ये वाला सी इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 40। लेखक हैं और एक तरफ अवधारणा है, मिलान करना है। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें देखिए डाइसी का जो है विधि का शासन है, बिल्कुल सही है। एसपी हंटिंगटन से संबंधित राजनीतिक क्षय, ऑलमंड से रिलेटेड है आपका अप्रत्याशित हित समूह, और मरबरी बनाम मेडिसन से संबंधित है आपका न्यायिक समीक्षा। 41, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1919 की एक विशेषता नहीं थी? तो कौन सी विशेषता नहीं थी उसे हमें टिक करना है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें नहीं था, बल्कि केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल,
की व्यवस्था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व न केवल बरकरार रखा गया बल्कि उसे बढ़ा दिया गया। प्रांतों और इंपीरियल विधानमंडल दोनों के लिए निर्वाचकों को बढ़ा दिया गया। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राजनीति का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता उपरांत सांस्थानिक फ्रेमवर्क उपलब्ध करवाया था? किसने उपलब्ध करवाया था? तो ऑप्शन नंबर सी, मॉरिस जोन्स ने। ठीक है। प्रश्न नंबर 43 कूट है इसके अंदर। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मौलिक अधिकारों की बात की गई है 43 में, कौन सा सही है? तो केवल ए और सी सही है। मतलब मौलिक अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित और प्रवर्तित किया गया है, और सी है उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का अभिभावक है। ये तो सही है। ठीक है। बाकी सभी संवैधानिक अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, इसे सामान्य विधानमंडल प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर ए और सी। प्रश्न नंबर 44 पे चलते हैं। विचार, अवधारणा और संबद्ध व्यक्ति को हमें यहाँ पे आपस में मिलान करना है। कूट ए यहाँ पे करेक्ट है। चलिए जल्दी से मिला देते हैं हम। मृदु राज्य की अवधारणा जो है ये आपके गुन्नार मिर्डल से संबंधित है। अभाव की राजनीति जो है ये आपका माइनर वीनर, और शासनशीलता का संकट अतुल कोहली, और फिर एक आपका बचा है विवादास्पद लोकतंत्र सुब्रत के मित्र से संबंधित विचार या अवधारणा है। प्रश्न नंबर 45, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के संशोधन के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, उसे हमें टिक करना है। तो ये यहाँ पे सही नहीं है। सदनों के बीच असहमति होने की दशा में संयुक्त बैठक बुलाई जानी चाहिए, ये 368 के अंतर्गत नहीं आता। विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, संशोधन विधेयक विशेष बहुमत 2/3 उपस्थित और मतदान में भाग लिया कुल सदस्यता के 50% से अधिक द्वारा अवश्य पारित होना चाहिए। राष्ट्रपति विधिवत रूप से पारित और अनुसमर्थित विधेयक को अपनी मंजूरी देने के लिए बाध्य है। तो ये यहाँ पे 45 में सी ऑप्शन है जो इससे संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 46, सन 1989 से भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों को उनके कालक्रम के अनुसार रखें। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो कौन सा कालक्रम यहाँ पे सही है 46 में? ऑप्शन नंबर डी, वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम और प्रतिभा पाटिल। ये कूट सही है। ठीक है। प्रश्न नंबर 47, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को इस बात के लिए समर्थ बनाता है कि वह राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की पदों का मृत्यु, त्यागपत्र हटाए जाने या अन्यथा वजह से रिक्त हो जाने पर आकस्मिकता का प्रावधान करे? 47 में तो यहाँ पर अनुच्छेद 70 48 या तो मार्गरेट थैचर या टोनी ब्लेयर के अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम में प्रधानमंत्री द्वारा सत्ता का जितना दुरुपयोग किया गया उसकी तुलना में 1989 में भारत में प्रधानमंत्री द्वारा सत्ता का अपेक्षाकृत कम दुरुपयोग देखा गया। यह कथन किसका है? तो यह है जेम्स मैनर का। ठीक है। 49, निम्नलिखित में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय का दोहरा व्यक्तित्व स्वरूप मानते हैं? उच्चतम न्यायालय का दोहरा व्यक्तित्व स्वरूप मानते हैं, एक विधिक संस्था और एक लोक संस्था। कौन मानता है ये चीज? ये मानते हैं साहब आपके माधव खोसला और अनंत पद्मनाभन। ठीक है। प्रश्न नंबर 50 देखिए, कौन भारत निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों का एक प्रभावी कवच कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, लॉयड और सुसान रुडोल्फ। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन हो गए आपके। 51 यदि आप देख पा रहे हैं, चले इसे भी सोल्व कर देते हैं। 52 से नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे, काफ़ी वीडियो बड़ा हो जाता है। पुस्तक है, संबंधित लेखक है, पुस्तक है और क्या है? संबंधित लेखक हैं। इनका हमें सही जो जवाब है उसे हमें देखना है। तो 51 में आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अब इसे हम कनेक्ट कर देते हैं आपस में। एन अनडॉक्यूमेंट वंडर द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन सिलेक्शन, ये जो है SY कुरैशी की किताब है। द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी, BS राव की किताब है। वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन एक्सपीरियंस, ग्रेनवाइले ऑस्टिन की किताब है। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये पॉल और ब्रॉस की किताब है। ठीक है। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे सोल्व करवाए। 52 से नेक्स्ट वीडियो नोट में दूंगा। काफ़ी बड़ा वीडियो नोट हो जाता है मेरे लिए बनाने में भी और आपके लिए देखने में भी। तो ये 51 क्वेश्चन आपको कैसे लगे
और बताने का तरीका, वीडियो नोट की क्वालिटी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई सुधार चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो को शेयर लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, इतनी मेहनत हो रही है आप सभी के लिए, इसके लिए एक लाइक तो बनता है। तो वीडियो नोट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगे रहिए पढ़ाई में। नेक्स्ट वीडियो नोट आपको जल्दी ही मिल जाएगा, बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिएगा।